Good afternoon, students. Am I audible? अभिनव, हमारा आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। ओके, एक्चुअली हम वेट कर रहे हैं और हमें 1:30 से यहाँ पे जल्दी जल्दी कोशिश की है कि जल्दी हो जाए ऐसे। अनिश, बहुत दिनों के बाद दिखा ये अनिश। चलेगा, ठीक है। कम टाइम है, देखो अगर मोबाइल बराबर आ रहा है क्या सेटिंग, क्योंकि मोबाइल का सेटिंग जरा फास्टली किया है तो आया ना? ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? कल का टेस्ट सबने अच्छा लिखा था। जितने आप लोग अटेंड करते हैं उतने तो लिखेंगे ना, तो भी अपना प्रैक्टिस होगा। मेरा प्लानिंग है, हाँ ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा प्लानिंग है कि कल अगर सैटरडे है ना, तो कल अभी हमको क्या हो, सबको मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं, आई हैव सो मच एफिनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो कल हम कोशिश करेंगे कि 1 आवर लेंगे, सैटरडे है ना, और फिर संडे को आपको छुट्टी मिलेगा। तो कल मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, जो ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट है ना, उसमें से 2 लेसन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जैसा प्लानिंग है कि हम रेगुलर कॉलेज में होते ना, तो 20 दिसंबर को अपना सिलेबस कंप्लीट ही हो जाता, और ऐसा ही समझेंगे कि 20 दिसंबर आ ही रहा है, तो मेरा प्लानिंग है कि विद इन 20 दिसंबर अपना ऑनलाइन पूरा लेक्चर कंप्लीट सिलेबस होके मुझे टेस्ट स्टार्ट करने हैं। तो इसलिए आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। मैं अभी जस्ट ही सब घर पे आई हूँ, अभिनव ने मुझे मैसेज डाला था, मैं सोच रही थी करूँ या ना करूँ, लेकिन अभिनव ने मैसेज डाला, इसलिए मैं भागते भागते आई। और ऐसा ही मैंने सोचा है कि अगर हाफ एन आवर भी लेक्चर मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम लेक्चर लेंगे ही, रेगुलर लेंगे, डेली लेंगे, और पढ़ाई होता जाएगा। आपका क्या कहना है, आप जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। व्हाट डू यू थिंक? हाफ एन आवर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम एक, मतलब एक दिन, जिस दिन हम कॉलेज जाएंगे उस दिन हमको हाफ एन आवर मिलेगा, और जिस दिन हम कॉलेज नहीं जाएंगे उस दिन 40 मिनट्स या 1 आवर कोशिश करेंगे इंक्रीज करने की थोड़ा। व्हाट डू यू थिंक? शांभवी, आप यस बोलोगे, लेकिन सबको चाहिए ना, आपको तो, आपको हम नहीं पढ़ाएंगे तो भी शायद पढ़ेंगे आप, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स जितने भी अटेंड करते हैं ना, उनको हमारी जरूरत है। इफ यू, इट वुड बी हेल्पफुल। ओके, हाँ वही मुझे लगता है सबके लिए यूजफुल होगा। और जितना अपना पढ़ाई होगा ना स्टूडेंट्स, तो हमको क्या होगा, एटलीस्ट बायो से हम फ्री हो जाएंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, और बायो ऐसा सब्जेक्ट लैंग्वेज जैसा लगने लगेगा। बताओ, आप सब लोग थोड़ा चैट करेंगे तो हमें भी थोड़ा लगता है कि हाँ, आप ही के लिए हमारी जान यहाँ वहाँ, मतलब हम रियली कंटिन्यूस आप ही के लिए थिंक करते रहते हैं कि किस तरह से दिया जाए। ओके ईश्वरी, थैंक यू। जो भी रेगुलर कनेक्ट होते हैं, देखो ऑनलाइन ना हम आपका फेस देखते हैं ना आप हमें जानते हैं, बस जो कुछ टीचिंग के वाया ही चालू है, जो भी है। यस गायत्री, ओके। चलो फिर, कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक लिया था, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो देखो ऑलरेडी 40 मिनट्स तो वैसे ही हो गए, 10 मिनट्स ऐसे हो गए। तो देखो यहाँ पे अभी थ्रम्बोसाइट के बारे में लेंगे। शांभवी, आज भी आप ही डाल दो क्वेश्चन, हाँ नहीं तो गायत्री कोई खुद से कहेगा, हाँ हम टेस्ट डालेंगे। 1 सेंटेंस है, 1 मार्क का एमसीक्यू, इस पैटर्न में जितने क्वेश्चंस बनेंगे उतने, कोई बनाने की कोशिश करेगा? यस। फिर क्या, आपका बहुत सारा वर्क भी रहता है ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी या ना देनी, उसी कंफ्यूजन में हम फिर शांभवी को ही बता देते हैं। शांभवी, आप बना दोगे? यस, प्लीज गिव मी रिप्लाई। हो ना ऑनलाइन? ओके देखो, हाँ ओके, चलेगा। कल हमारा कौन सा टॉपिक चालू था, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हमने क्या लिया था, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल में से 2 सेल कंप्लीट हुए अपने, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब जो तीसरी सेल है वो है ब्लड प्लेटलेट। वो हमारे सेल ब्लड में क्यों है, उनका क्या रोल है? जैसे इन जनरल शॉर्ट में अगर सोचेंगे, तो आरबीसी का रोल है कि गैसेस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब हार्ट टू, मतलब पहले लंग्स टू हार्ट लेके आना, और हार्ट टू कहाँ जाना, बॉडी की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टू हार्ट आना और हार्ट टू लंग्स लेके जाना। ये फंक्शन रेड ब्लड कार्पसल्स करेंगे। और मोस्टली डब्ल्यूबीसी को हमारे सोल्जर समझो, हमारी हमारी आर्मी है ऐसे। वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमारे जो भी पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर होते हैं उन्हें किल करने का काम
कौन करेगा बताओ? WBC करेंगे। तो तीसरे जो है ब्लड प्लेटलेट्स, वो क्या करते हैं? उन्हीं को दूसरा नाम दिया है थ्रम्बोसाइट। तो देखो आरबीसी का नाम क्या था? इरिथ्रोसाइट। WBC का नाम क्या था? ल्यूकोसाइट। इरिथ्रोज से ही मालूम पड़ता है कि रेड कलर का हीमोग्लोबिन पिगमेंट उन्हीं में है। ल्यूकोसाइट से मालूम पड़ता है कि वो व्हाइट है। और ये थ्रम्बोस से मालूम पड़ता है कि ये थ्रम्बोकाइनेस मतलब थ्रम्बोज फॉर्म करेगा। थ्रम्बोज मतलब क्लोटिंग फॉर्म करेगा। तो ब्लड को क्लोट करने की कोशिश करेगा ये थ्रम्बोसाइट सेल। लेकिन क्लोट कब करेगा? जब वो ब्लड एयर के कांटेक्ट में आएगा, बॉडी के बाहर आएगा, तो ब्लड क्लोट होगा। तो ब्लड अंदर ही अंदर क्लोट ना हो, इसीलिए ये ब्लड प्लेटलेट्स काम करती है। तो दोनों काम हो गया कि बॉडी के अंदर है तो क्लोटिंग नहीं होगा, और बॉडी के बाहर है तो मेशवर्क फॉर्म करने का, क्लोट फॉर्म पर करने का सिग्नल भी यही ब्लड प्लेटलेट्स देती है। कैसे कोएगुलेशन करती है? तो देखो इसमें बोर्ड में आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्वेश्चन है? थ्रम्बोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स। बीच बीच में रिप्लाई करो, आवाज आ रहा है ना? तो हम तीसरी सेल पढ़ रहे हैं, बराबर है? और व्हाट इज नेम ऑफ दैट थर्ड सेल? दैट इज थ्रम्बोसाइट और दैट आर कॉल्ड एज ए प्लेटलेट। तो उनके कैरेक्टर्स क्या है, उनकी जस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? तो दे आर फॉर्म फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स इन द बोन मैरो। तो आपको 11th स्टैंडर्ड में कनेक्टिव टिश्यू हुआ था, उसमें स्केलेटल टिश्यू है। तो स्केलेटल टिश्यू में ये बोन है। तो ये बोन के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है, दैट सॉफ्ट टिश्यू इज कॉल्ड एज ए बोन मैरो। लेकिन ये बोन मैरो भी किसी टिश्यू से बना है, और उसमें जो सेल्स है लार्जर इन साइज, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सो दैट सेल्स आर कॉल्ड एज ए मेगा कैरियोसाइट्स। So they are formed from the megakaryocytes in the bone marrow and small oval shaped cell fragments without the nucleus. तो उसी में विदाउट द न्यूक्लियस जो स्मॉल ये जो सेल फॉर्म हो गई है, वो किसके जैसे हो गई? इनडायरेक्टली आरबीसी के जैसे। समहाउ आरबीसी का और ब्लड प्लेटलेट का कैरेक्टर मैच होता है। आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं है, इसमें भी न्यूक्लियस है, वो भी साइज में स्मॉल है, 4.1 to 5 पॉइंट देखा था हमने उनका नंबर। फिर ये ओवल शेप है और फ्रैगमेंट्स विदाउट, इनमें न्यूक्लियस नहीं है। जैसे आरबीसी मिलियन में है, WBC 1000 में है, तो ब्लड प्लेटलेट्स कितने नंबर में है? लाख इन नंबर है। तो 1 मिलीमीटर क्यूब जो एरिया रहेगा उसमें वो कितने रहेंगे? नियरली 2.5 to 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। डिक्रीज इन नंबर ऑफ थ्रम्बोसेल, जैसे वहां पे भी हमने लिया था ल्यूकोपेनिया, याद है? कल के 1 सेंटेंस के वर्ड हमने डाले थे। तो वैसे यहाँ पे भी डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट इज कॉल्ड एज ए थ्रम्बोसाइटोपेनिया। तो ये वर्ड, ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बनेगा, शांभवी है, और सबको याद रखना है। शांभवी को क्वेश्चन बनाना है, लेकिन आप सबको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में लिखना है। एक अभी नेक्स्ट वीक में जूम लेक्चर रहेगा, लेकिन जिसमें हम ओनली इंटरेक्शन करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे। So decrease in number of thrombocytopenia, so the internal bleeding और hemorrhage, तो internal क्या होगा? bleeding और hemorrhage जो है वो होगा किसकी वजह से? अगर blood platelets कम हो जाएंगी तो वो डिसऑर्डर है अगर blood platelets कम हो गई तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है, so the platelets act as a clotting factor। तो हमने आपको पहले ही बताया थ्रम्बोसाइट मतलब वो क्लोटिंग का फॉर्म करेगा। दे सील द रप्चर ब्लड वेसल, तो जैसे अपने ब्लड वेसल से उसे कहीं इंजुरी हो गई, आप कहीं गिर गए, तो वो इंजुरी से ब्लड बाहर आया, तो ब्लड कंटिन्यूअस बाहर ना आने का काम ब्लड प्लेटलेट्स करवाती है। तो ब्लड प्लेटलेट्स उस ब्लड कैपिलरी को सील करती है, क्लोट करती है रप्चर ब्लड वेसल को बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। प्लग कैसे? जैसे आप लोग टेस्ट ट्यूब में एक हाथ प्लग डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब का पानी बाहर नहीं आएगा, तो वैसे ही ब्लड कैपिलरी पे एक क्लॉग फॉर्म करेगी, एक क्लॉट फॉर्म करेगी, एक प्लग लगा देगी। तो प्लग लगाने की वजह से ब्लड बाहर नहीं आता। उसका और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? वही एग्जांपल बहुत अच्छा है। नहीं तो कभी कभी देखो कहीं से पानी मूव हो रहा होगा तो उसके ऊपर हमने मट्टी डाल दिया ना, तो पानी का मूवमेंट डायरेक्शन चेंज होता है। तो वैसे यहाँ पे ऊपर से प्लग लगाया जाता है ब्लड प्लेटलेट्स के वाया। बाय सिक्रेटिंग व्हाट, कैसे करती है वो थ्रम्बोस सेल? बाय सिक्रीशन ऑफ लोकल वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो वहां पे ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करने की केमिकल सिक्रेट करती है, तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली ब्लड क्लॉट होता है। तो मैंने यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में लिखा है, देखो
ब्लड क्लोटिंग कैसे होता है। ये शायद 3 मार्क के लिए आ जाएगा, लेकिन इस साल क्या व्यू होगा बोर्ड एग्जामिनर का, ये हमारा जनरल आइडिया है कि पेपर बहुत इजी निकलेगा। तो ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, तो जिनको मेडिकल नीट के लिए प्रिपेयर करना है उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी सबको लगता है हाँ हमें नॉलेज के लिए, आप सुनो इसे कैसे होता है। तो ब्लड क्लोटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड डैमेज इन टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब ब्लड बाहर आ गया, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग भी होगी ना, इंटरनल कोई कैपिलरी है वो भी ब्लीडिंग करेगी। तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है या एक्सट्रिंसिक ब्लीडिंग होती है, तो उसका किस तरह से होता है। तो एक्सट्रिंसिक ब्लीडिंग में क्या होता है, डैमेज ऑफ टिश्यू आउटसाइड द वेसल। तो ब्लड वेसल जो बाहर की तरफ है, स्किन की तरफ है, उसको डैमेज हो गया, तो वहां पे प्लास्टिक। फिर जहां पे नेक्स्ट वन देखो, अगर इंट्रिंसिक इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो डैमेज ऑफ ब्लड वेसल, दैट ब्लड वेसल इंटरैक्शन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, उनका अगर डैमेज होता है तो ब्लड क्लोटिंग के 2 फैक्टर है, इनएक्टिवेटेड है, और वो है 1 to 13 जो लिखा है हमने, इन दी कैस्केड मैनर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, वो हार्मोन, वो एंजाइम एक्टिवेट होता है जैसे ही इंटरनल क्लोटिंग हो, इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो, और ये अगर ब्लीडिंग होगी तो यही मैसेज यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन को चला जाता है कि हाँ देखो इंटरनल सेल से भी। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट करता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। ये किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन, बाय प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। तो ये एक सिग्नल वाया सिग्नल होता है। जैसे हमारे ब्रेन में देखो किसी के लिए एफिनिटी प्यार रहेगा ना, तो उसे देख के ही हमारे हमारे साथ गुड फीलिंग आती है। कोई इंसिडेंट होगा तो हमें उसे याद करने में अच्छा लगता है, और किसी के साथ अगर बैड फीलिंग है उसे देख के हमें गुस्सा आता है, तो गुस्सा आने से हमारे मतलब बॉडी में अलग चेंज होता है। तो वैसे यहाँ पे जैसे इंजुरी हो गई, तो इंजुरी होती है, ब्लड प्लेटलेट यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेट करती है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन होता है। लेकिन दैट थ्रोम्बिन बाय यूजिंग एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज को मालूम होता है, उसका एंजाइम एक्टिवेटर है कहो कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आया ही तो प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेट होगा, और वो काम करेगा थ्रोम्बिन फॉर्म करने का। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है, जो इंटरनल ये जो फैक्टर है ना, फैक्टर नंबर 1 टू फैक्टर नंबर 13 हमने लिखे हैं, वो भी यूजफुल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट थ्रोम्बिन, तो वो डिपेंडेंट नहीं रहते थ्रोम्बोप्लास्टिन पे। तो अब जैसे ही थ्रोम्बिन फॉर्म हो गया, दैट थ्रोम्बिन विच इज कन्वर्ट इनटू ब्लड प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, ये दोनों प्रोसेस वैसे ही है, लेकिन ये इंटरनल इस फैक्टर की वजह से। एक्चुअली ये एक्सट्रिंसिक भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। देखो एक्सट्रिंसिक से मतलब सिग्नल एक साथ, अरे ऐसा नहीं होता ना, सपोज एक्सीडेंट हो रहा है, तो एक्सीडेंट होते टाइम वहां पे एक ही सेल जाएगी जो उसके पास मतलब सपोज एक लड़का है, छोटा लड़का, और उसके साथ मम्मी जा रही है, पापा भी जा रहे हैं, ओके, और मम्मी लड़की को कैरी कर रही है। तो ऐसा हुआ क्या कि मम्मी ही देखेगी और वो लड़की को उठाएगी, पापा नहीं उठाएंगे, अरे पापा भी भागेंगे ना जल्दी से। तो जैसे एक्सटेंसिव ब्लड फैक्टर जब आएगा, तो इंटरनल कोएक्टर फैक्टर भी एक्टिवेट होते हैं और हेल्प करते हैं यहाँ पे। और जब इंटरनल होता है, तो इंटरनल तो मम्मी लड़के के पास है, तो सबसे पहले कौन भागेगी, मम्मी ही भागेगी ना, यहाँ पे मम्मी ही बचाने की, सेव करने की कोशिश करेगी, बिकॉज शी इज नियरर टू दैट किड। तो वैसे यहाँ पे इंटरनल क्लोटिंग फैक्टर में वो आउटसाइडर पे वेट नहीं करेगा, बिना आउटर साइडर के वेट किए ही फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बिन। एंड नाउ दिस थ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिनोजेन, मतलब वो एक जैसे सिल्क कैसे फॉर्म होता है, वो सिल्कवर्म की लार्वा से, सलाइवा से। तो वैसे ये थ्रोम्बिन नाम का केमिकल ही है, लेकिन वो थ्रोम्बिन नाम का केमिकल फाइबर में आता है, जैसे येलो फाइबर बोलो, व्हाइट फाइबर, अपने बॉडी में वो सेल के फाइबर है, वो सेल फाइबर के फॉर्म में है। और वो ही एंजाइम दैट इज थ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज ए फाइब्रिनोजेन। बट दिस फाइब्रिनोजेन इज व्हाट नेचर, सॉल्युबल इन नेचर, तो डिजॉल्व हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा से या तो लिक्विड से। दिस सॉल्युबल फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, एंड नाउ दिस फाइब्रिन फॉर्म्स अ मेशवर्क, वो ब्लड सेल पे एक मेशवर्क बनाएगा, एक जाली बनाएगा, और उस जाली में सपोज, समझ में आ रहा है आप सबको, जरा प्लीज मुझे रिप्लाई दे दो कि ये ब्लड सेल यहाँ पे रप्चर हो गई है,
तो ये सेल की एरिया में जो भी ब्लड प्लेटलेट्स होंगी वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होंगी। ब्लड प्लेटलेट्स एक प्रोटीन को फॉर्म करेगी जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन से अफिनिटी रहने वाला एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिनेज। वो प्रोथ्रोम्बिनेज इस सेल को सिग्नल देता है कि अरे तू थ्रोम्बोप्लास्टिन बनके क्या काम है, अभी तो इंजरी हो गई है, अभी तू थ्रोम्बोप्लास्टिन 5 थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जा। तो ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाने के बाद थ्रोम्बिन क्या कहता है, मैं क्या करूं, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, क्लोट नहीं कर सकता। तो थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, फाइब्रिनोजेन में। लेकिन फाइब्रिनोजेन को प्रॉब्लम क्या है, जैसे फाइब्रिनोजेन मतलब चलो कोई ऐसा कहेंगे वो 70% वाला है, तो फाइब्रिनोजेन कहता है मुझे जितना समझ में आया वो मेरा 70% का है, मैं मुझे प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी से टीवी ऑन हो गया ना तो मेरा ध्यान टीवी की तरफ जाता है, मूवी दिखा तो मेरा मूवी की तरफ ध्यान जाता है। तो फिर फाइब्रिनोजेन को क्या कहना पड़ता है, रुक, तू सॉलेबल है ना, तुझे टीवी से अट्रैक्शन होता है ना, तू टीवी का अट्रैक्शन बंद कर दे, टीवी बंद कर दे। तो फाइब्रिनोजेन बाकी सारे फैक्टर को कन्वर्ट करके फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही टीवी का फैक्टर बंद हो गया, अदर फैक्टर बंद हो गए, ओनली स्टडी वन ओरिएंटेड हो गया, तो ये 70% इज कन्वर्टेड इनटू 90%। तो नेचुरली वो 90% 100% इफर्ट्स देगा, और वो 100% इफर्ट्स क्या होते हैं, वो ब्लड वेसल पे जाम हो जाता है, पैक हो जाता है। अब प्लैक होने की वजह से अंदर का ब्लड क्या होता है, उससे आके चिपक जाता है। तो ब्लड चिपकना मतलब ब्लड सेल आके अटक जाना। तो ये जो मेशवर्क है, ये जो जाली है, इसमें कौन आके अटैच हो गए बताओ, सारे सारे सेल्स अटैच हो गए। एंड नाउ द ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड, वो ब्लड सेल उस मेशवर्क में ट्रैप हो गई, एंड क्लॉट इज फॉर्म। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कैसे ब्लड सेल क्लोटिंग करता है, या वंस एक बार फिर से पढ़ाऊं? कोई रिप्लाई दे नहीं रहा है, क्लियर हुआ? ये शायद आया तो 3 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से ऑनलाइन भी देख लो, कहीं डाउट आया तो। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी हार्ट की स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, अभी मेन टॉपिक आ रहा है 4 मार्क्स का। तो देखो हार्ट के बारे में क्या कहा है, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हार्ट मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम हमने क्या कहा था, मेन 3 कंपोनेंट से बनी है। उसमें से पहला कंपोनेंट था ब्लड, वो ब्लड के बाद ब्लड 2 कंपोनेंट से बना है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल 3 है, कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट, ये सब हो गया। अब हार्ट पढ़ेंगे और फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आर्टरी और वेसल्स पे जाएंगे। अब हार्ट क्या है, उसकी जस्ट नॉमिनल इंफॉर्मेशन पहले। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। तो पंपिंग ऑर्गन मतलब वो भी आपको समझ में आना चाहिए, पंप। पंप मतलब अगर आपने कभी बचपन में साइकिल चलाया होगा तो उसमें आपने हवा भरा होगा टायर में, तो क्या करते हैं आप, पंप को ऊपर नीचे खींचते हैं। तो वैसे ही हार्ट क्या करता है, ब्लड को ऊपर नीचे करता है, पंप इन एंड पंप आउट, इस तरह से करता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है। इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, तो कौन से कलर में है, रेड ब्राउन इन कलर में है। वो नेचर में हॉलो है, हार्ट कैसा है, हॉलो, क्योंकि ब्लड को भरना है ना अंदर। 5 या 6 लीटर ब्लड नहीं रहता, इसका मस्त कैलकुलेशन है। एक्चुअली वो मैक्सिमम 70 मतलब 500 टू 600 ml ब्लड ही रखता है हार्ट अपने उसमें ऑर्गन में, पंपिंग ऑर्गन में। ये हॉलो है क्योंकि उसके अंदर ब्लड जाना है। तो पंप करने के लिए इसको कोई और सिस्टम है क्या, जैसे हम खड़े होते हैं साइकिल में पंप मारते हैं, तो इसके खुद के मसल्स ही पंपिंग ऑर्गन है। तो दैट इज मस्क्यूलर, और उस मसल का नाम है कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल का फंक्शन रहता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दिस ऑर्गन इज साइज ऑफ वंस फीस्ट। तो यहाँ पे क्लोंच है हार्ट, उसकी साइज कही है ऑन एन एवरेज, कोनिकल इन शेप। तो आइसक्रीम का कोन कैसे रहता है वैसा कोनिकल, लेकिन इन्वर्टेड कोनिकल, ये इस तरह से। तो ये इस कोन को हम लोगों ने 4 में डिवाइड किया। तो ऊपर के 2 जो रहेंगे, अपर 2 आर कॉल्ड एज ए ऑरिकल, या उसे कहते हैं अट्रिया, और नीचे के जो 2 रहते हैं उसे कहते हैं वेंट्रिकल। अब 2 है तो दोनों में कंफ्यूजन होगा ना, 2 बोलने के लिए, इसलिए जो हमारे राइट हैंड की तरफ है, समझ में आ रहा है क्या, वो लेफ्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि मेरा एक्चुअली ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, ये हार्ट का क्या है बताओ? इसको उल्टा करेंगे ना तो समझ में आएगा क्या? बराबर राइट की तरफ। अब सपोज मैंने ये पेन ऐसा दिखाया, देखो अब मैं ऐसा दिखा रही हूँ, क्लियर हो रहा है आपको? अब देखो ये जो मेरा राइट है वो राइट की तरफ ही आया, लेफ्ट है लेफ्ट की तरफ आया, क्लियर हो रहा है क्या? तो हार्ट को सामने से पकड़ो तो आपके राइट साइड राइट ही आएगा, लेकिन ड्रॉ करते टाइम क्या दिखेगा? देखो राइट साइड किस तरफ दिखेगा? लेफ्ट साइड। ये कितने जन को क्लियर हुआ मुझे बताओ? क्योंकि ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग उस तरफ से कर रहे हैं ना, क्या कहेंगे आप, अपोजिटली ड्रॉ कर रहे हैं ना। हाँ यस क्लियर, ओके। तो यहाँ पे द कोनिकल इन शेप है एंड लाई इन द मीडियास्टिनम। ऐसा क्यों कहा है मीडियास्टिनम? तो उसका एक्सप्लेनेशन देखो ऐसे, ये कॉलर बोन है, ये अपना चेस्ट, तो चेस्ट का कॉलर मतलब समझ में आ रहा है? आपका शोल्डर, जिससे आपका शोल्डर ड्रूप नाही होगा. याला आपण मराठीत काय म्हणतो? कॉलरला. इकडे इकडे बघा, आपल्या चेस्ट जवळ असतात असे मोठे दोन बोन, त्याच्याने आपले हात स्ट्रेट राहतात, आपले हात ड्रूप नाही होत. शोल्डर जवळ असतात ना पुढे, मुली खूप पतल्या बारीक असतात बघा, त्यांच्या समोर इकडचे दोन मेन बोन दिसतात. ओके, तर इकडे तो शोल्डर बोन झाला ना, म्हणजे पहिल्यांदा कॉलर बोन झाला कि मग अशा रिब येतात 1 2 3 असं 7 मेन रिब्स येतात आणि मग 8 9 आणि 10 अशा त्याला कनेक्ट होऊन येतात. सेम इकडनं पण 1 2 3 4 5 6 7 अशा येतील आणि मग 7 ला कनेक्ट होणार 8 9 अँड 10 आणि फ्री. मग आपला हा चेस्ट बनला, पण ह्या दोन रिब्स ला कनेक्ट करणारा पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ए मीडिया, मतलब स्टर्नम. आणि बराबर त्या स्टर्नमच्या मध्य सेंटरला, उस सेंटर में हार्ट आता है, तो इसलिए उस वर्ड उसे कहा है मीडियास्टिनम. स्टीनम का मतलब स्टर्नम है, तो स्टर्नम के मिडल में, सेंटर में हार्ट को रखा है. तो हमें क्या क्या मालूम हुआ? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्राउन कलर में है, हॉलो है, मस्कुलर है, अपने क्लोज पीस जितना है, उसका वेट ऑन एन एवरेज 300 ग्राम, मतलब पाव किलो से थोड़ा ज्यादा, ऐसा समझेंगे. फिर उनके वो किधर रहता है, वो क्लियर हुआ, पोजीशन इन चेस्ट कैविटी में है, मीडियास्टिनम है. फिर उसके बाद कहाँ पे रहता है? बिटवीन दी टू लंग्स. ये चेस्ट कैविटी है ना, तो चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स रहते हैं, तो यहाँ पे लंग्स आएगा और यहाँ पे लंग्स आएगा, तो दो लंग्स के बीच में ये रहेगा, तो बिटवीन दी लंग्स एंड ब्रॉडर एट अपर एंड एंड कोनिकल एट लोअर एंड. ये तो आपको सबको समझ में आया, ये एंड ब्रॉडर है, तो अपर एंड उसका ब्रॉडर है और नीचे का एंड कैसा है? कोनिकल. क्लियर है ना सबको? सब समझ में आ रहा है ना? ओके. फिर उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है? दैट इज एनक्लोज इन अ मेम्ब्रेनस सैक दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियम. तो हार्ट एक मस्कुलर बैग है और वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है अपने बॉडी का. अगर वो काम करता है तो हम जिंदा है. देखो हमारा ब्रेन बंद पड़ा तो भी हम जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर हार्ट बंद पड़ा तो हमारी डेथ हो गई. तो इस वाइटल ऑर्गन को जिस सैक में रखा गया है, मस्कुलर सैक है वो, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियम. तो सपोज मैंने ये ऐसे हार्ट ड्रॉ किया यहाँ पे, ओके, ये कोनिकल शेप का, तो इसको जिस वो सैक के अंदर एनक्लोज करके रखा है, जो कवरिंग है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियम. दिस पेरिकार्डियम इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू लेयर. व्हाट आर दैट टू लेयर? वन इज फाइब्रस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ सेरस. तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, हार्ट खुद ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है, बस उनको दो अलग नाम दिए, एक फाइब्रस इन नेचर रहेगा और दूसरा सेरस इन नेचर है. तो फाइब्रस फाइब्रस टिश्यू के फॉर्म में उसको लेयर फॉर्म करेगा, जैसे अपनी स्किन है, तो ये अपर वन इपिडर्मिस रहेगी, इसको छिलका निकालेंगे तो अंदर व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आएगा. तो वैसे यहाँ पे पेरिकार्डियम का बाहर वाला लेयर हो गया फाइब्रस, और फिर उसके बाद अंदर जो नेक्स्ट लेयर आता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेरस. सेरस इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर. तो फाइब्रस सेरस पेरिकार्डियम विच इज सॉफ्ट है क्योंकि वो फाइब्रस के अंदर है, मॉइस्ट है, नेचुरल है, म्यूकस अपना पूरे गाल को लगता है, तो अंदर तो वो पूरा म्यूसिलेजिनस ही है ना, फ्लेशी है. अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप सबको मालूम है वो फ्लेशी ऑर्गन है, मॉइस्ट है एंड इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि पंप करना है ना, तो साइज में कभी बढ़ाना है कभी कम करना है, इसको पूरा टाइट कर देंगे. सपोज हम लोग भी अपना कपड़ा, सपोज तो मोस्टली एकदम ड्रेस एकदम टाइट सिला, पूरी पूरी बॉडी को टच करके सिला, तो क्या होगा बताओ?
2 बार डालेंगे, 3 बार डालेंगे, 10 बार डालेंगे, 11 बार, 11वीं बार वो फट जाएगा, जल्दी फट जाएगा। तो वैसे ही अगर हार्ट को हमने पैक करके रखा है पेरिकार्डियम में, तो वो इतना टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट हो जाएगा तो हार्ट को पंप करने नहीं आएगा। इसलिए जैसे हार्ट बढ़ेगा, वो भी बढ़ना चाहिए। तो सो दैट इट इज इलास्टिक इन नेचर। बट इलास्टिक नेचर है, देन ऑल्सो इट इज मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। ये जो सेरस पेरिकार्डियम है वो इपिथेलियल टिश्यू से है। जैसे हमारे बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू है। इपिथेलियल टिश्यू, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, हाँ, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो बाहर वाला कवरिंग कौन से टिश्यू से है? इपिथेलियम, उसका नाम है स्क्वैमस। अब ये जो इपिथेलियम है विच इज डिवाइडेड इनटू 2, वन इज पैराइटल एंड सेकंड वन इज विसरल। तो विसरल का मीनिंग क्या रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, पूरा हार्ट के अंदर की तरफ रहेगा, और बाहर वाला लेयर पैरेट। देखो सब लोग समझो, हाँ, पहला फाइब्रस हुआ, फिर उसके बाद सेकंड आया सेरस। सेरस को हमने 2 में डिवाइड किया, 2 में से पहला पैराइटल आया और सेकंड विसरल आया। अब 2 लेयर के बीच में स्पेस रहेगी, एंड दैट स्पेस इज फिल्ड बाय फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो स्पेस में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड, which act as a shock absorber। शांभवी, इसमें बहुत सारे 1 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। which act as a shock absorber and protect the heart from the mechanical injuries। तो हार्ट को मैकेनिकल इंजुरीज से प्रोटेक्ट करेगा। नमो, कल का पेपर आप ही को निकालना है। नाउ इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट एंड एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। तो ये क्या करता है? ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये हार्ट को मॉइस्चर भी देगा और एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मीनिंग क्या होता है? वंगन, वंगन जैसा, मतलब शटर, ग्रीस जैसा काम करेगा कि कहीं फ्रिक्शन नहीं होगा। जैसे हम कैरम बोर्ड में खेलते हैं, होनी चाहिए, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं, लुब्रिकेंट। फिर ये हुआ एक पेरिकार्डियल लेयर एक्सप्लेनेशन। अब ये खुद हार्ट जो है ये भी किसी लेयर से बना है, एंड दैट हार्ट लेयर इज कॉल्ड एज ए हार्ट वॉल। क्लियर हुआ? जरा मुझे बताओ, मैंने आज क्या क्या पढ़ाया? ब्लड प्लेटलेट के बारे में पढ़ाया और हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ाया, एक्सटर्नल कैरेक्टर। फिर दूसरा आया कि हार्ट किसी वॉल में पकड़ा है, हार्ट को प्रोटेक्टेड किया गया है। हार्ट जिससे प्रोटेक्टेड है उसका नाम है पेरिकार्डियम। अब वो जो पेरिकार्डियम है वो 2 से बना है। कौन से 2 है? वन इज फाइब्रस एंड सेकंड वन इज सेरस। हाँ, मैं अभी ना लास्ट के 5 मिनट्स होंगे ना, 2-3 मिनट्स, तो मुझे याद दिला देना। 5 मिनट्स, हाँ। अब हार्ट वॉल है। अब हार्ट जिससे बना है, जिसको पंपिंग करना है, जिसको चलाना है, जिसको ये मैकेनिकल वर्क करना है, तो हार्ट भी किसी वॉल से बना है। तो वो हार्ट इज मेड अप ऑफ वॉल, दैट वॉल इज कॉल्ड एज ए हार्ट वॉल। अब हार्ट के अंदर जा रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है सबको? तो ये जो कोनिकल शेप मैंने ड्रॉ किया ये, अब ये जो लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये सिंगल लाइन, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हार्ट वॉल। लेकिन ये एक्चुअली सिंगल लाइन नहीं है। दिस सिंगल लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। ये 3 लेयर में बनी है। तो ये हार्ट हमने कल पढ़ा था, हार्ट कहाँ से डेवलप होता है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। पूरे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मेसोडर्मल कहा था, अगर याद हो तो। एम्ब्रियो 3 जर्म लेयर से बनते हैं। बताओ कौन से 3 जर्म लेयर? एक्टो, एंडो एंड मेसो। उसमें से मेसोडर्म जो लेयर है उसमें से हार्ट बनता है, या हार्ट का वॉल आया। अब ये हार्ट का वॉल 3 लेयर में है। पहली बाहर वाला लेयर आएगा दैट इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम, मिडल वाला आएगा मायोकार्डियम, और इंटरनल वन इज कॉल्ड एज ए एंडोकार्डियम। ये 3 लेयर हुए। तो 3 लेयर का एक्सप्लेनेशन है। देखो एपिकार्डियम क्या है? एपी बाहर वाला है तो थिन है एंड फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर, फ्लैट एपिथेलियम मेड अप ऑफ स्क्वैमस टिश्यू। फिर मायो मतलब मिडल वाला है विच इज थिक लेयर, फॉर्म ऑफ कार्डियक मसल, and internal one that is called as the endocardium. It is single layer squamous epithelium. तो ये 3 लेयर का एक्सप्लेनेशन हमें मिला। कौन से 3 लेयर? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम आर मोस्टली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, वो अंदर से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन मायोकार्डियम जो मिडल वाला है दैट इज यूजफुल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट को पंप करवाना, हार्ट के मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना, ये काम किसका है बताओ?
मिडल वन दैट इज मायोकार्डियम। फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कर लेती हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके अगर एक्सटर्नल और इंटरनल हो जाए, कल नहीं, कल 1 आवर का लेंगे ना लेक्चर। रुको, कहाँ तक हुआ? WBC कंप्लीट हुआ, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हुआ, ये देखो ये हार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये हार्ट के पेरिकार्डियम लेयर के बारे में हुआ, ये एक्सप्लेनेशन मिला। देखो पेरिकार्डियम कैसे, ये हार्ट वॉल जो है सिंगल लाइन ड्रॉ कर रही थी, आउटर मोस्ट इपिकार्डियम, मिडल वन इज मायोकार्डियम, इंटरनल वन इज एंडोकार्डियम। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई अपनी, मतलब हार्ट वॉल क्लियर हुआ। और कल हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कल नहीं, कल मुझे वो छोटे छोटे टॉपिक में से 2 लेसन कंप्लीट करने हैं। 2 लेक्चर अभी और चाहिए शायद इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए, 2 या 3 मैक्सिमम। ओके मतलब 1.5 आवर हमें चाहिए, तो एक आध दिन हम इसके लिए 1 आवर का लेक्चर लेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ चलेगा शंभवी, सबको अगर प्रॉब्लम नहीं है 1 to 2 तो हम लोग कल 1 to 2 ले सकते हैं। कल सैटरडे है ना, कल हमको कॉलेज नहीं बुलाया है, सब लोग ज्वाइन होंगे 1 to 2। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हमारे ये जो आप जो 14-15 स्टूडेंट्स है उनके लिए, तो कल हम लोग छोटा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देखो और मैंने थोड़ा PDF अभिनव को भी भेजा है, लेकिन इट इज वेरी पर्सनल, हमने उसको अभी उसमें काट छूट करना है, तो उसके बाद हम लोग ये लेसन को स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है, इसका हमारे पास PDF भी है। और मैंने जो PDF भेजे हैं वो जस्ट फॉर रिवीजन के लिए, इस चैप्टर की PDF की भी जरूरत नहीं, ये रीडिंग करके ही हो जाएगा। तो कल क्या करेंगे, इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो, ये नहीं पढ़ा है ना मैंने अभी तक, इसके नीचे के कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कुछ बोलो याद हो तो आपको। नहीं पढ़ा है, बराबर अभिनव ने भेजा है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल इसमें से 2 लेसन कोई भी कंप्लीट करेंगे। मैं कल डिसाइड करती हूँ, जो कम होंगे ना वो 2 कंप्लीट करेंगे, 14, 15 कोशिश करती हूँ। हाँ चलेगा। हाँ इकोसिस्टम के नोट्स हो गए बराबर। और अभी हमने वो भी भेजे ना, 13, 14, 15 भी भेजे हैं, 12 भी आ गया है शायद आपके पास, अभी 2 ही आना बाकी है, 10 एंड 11, वो PDF फॉर्म में है, उसी फॉर्म में, बराबर है कि नहीं? हाँ तो अभी 2 ही लेसन के नोट्स बाकी, एक्चुअली उल्टा उसी को स्टार्ट करना चाहिए। मैं देखती हूँ आज पढ़ाई करके डिसाइड करती हूँ कौन से 2 चैप्टर लेने हैं, तो कल कोशिश करेंगे, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं भी डालूंगी, आप लोग भी डालेंगे। चलो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, what is the name of outermost wall of heart? What is name of outermost wall of heart? Yes. Epicardium, that is wall layer आया, heart wall आया। मैंने कहा कि what is the name of outermost layer of heart? Heart is protected in what? In what? Heart is protected in which layer? What is the protective layer of heart? ऐसा क्वेश्चन है। Yes, very good, Gayatri. Shabash Shambhavi. Now that pericardium, very good, Divya. That pericardium is divided into 3 layer. Abhinav, shabash. Pericardium is divided into 2 layer. What are that 2 layer? Outer fibrous and inner, shabash. Fibrous and serous. Accurate answer आया, हाँ. And serous is again divided into 2 layer. What are that 2 layer? Serous is again divided into 2. What are that 2? मिल रहा है सेरस के 2 लेयर? पैराइटल एंड विसरल, वेरी गुड कृषिका, शाबाश गायत्री। हाँ तो ये 2 लेयर हो गए। अभी अभी आपने जो क्वेश्चन डाला था ना, वो इपिकार्डियम इज लेयर ऑफ हुम? इपिकार्डियम किसका लेयर है?
आप ही ने हमें आंसर दिया था ना अभी बहुत जनों ने, एपिकार्डियम। हाँ यस गायत्री, एपिकार्डियम इज लेयर ऑफ किसका हुआ? हाँ इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, वो राइट है कृषिका, लेकिन वो किसका लेयर है? हार्ट वॉल का शांभवी। हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। व्हाट आर दैट 3 लेयर? उसमें से फर्स्ट वाला लेयर, और विच इज मेड अप ऑफ व्हाट टिश्यू? जैसे दीवार बनने के लिए सीमेंट और ब्रिक चाहिए ना, तो वैसे कृषिका ने जो आंसर दिया है वो हार्ट वॉल जिस सेल से, जिस ब्रिक से बनी है, उस ब्रिक का नाम है स्क्वेमस एपिथेलियम, बराबर। अब ये हार्ट वॉल is divided into 3 layer. What are that 3 layers? Yes, please. क्वेश्चन समझा ना आपको? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? Heart wall is made up of 3 layers. What are that? Am I audible? टाइम ज्यादा लग रहा है। हाँ यस, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। वेरी गुड, शाबाश शांभवी, कृषिका, सब लोगों को कोशिश करो। आपको टाइप करने में टाइम जाता है और मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ। हाँ यस अभिनव, गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ यस, शाबाश धनश्री, दिव्या, सबको चैट करना चाहिए। हाँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ अभी, थ्रम्बोकाइनिन is activated by which enzyme in blood clotting? Thrombokinin is activated by which enzyme in blood clotting? मिला? ढूंढो। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग पढ़ते कोशिश करते हैं, ऐसा लग रहा है मैं आपके बाजू में ही बैठ के देख रही हूँ आप सबको, आप आंसर ढूंढ रहे हैं। यस, प्रोथ्रोम्बिनेज, सबका आना चाहिए। मिला प्रोथ्रोम्बिनेज सबको? दिव्या, गायत्री, हाँ प्रोथ्रोम्बिनेज करके है, बराबर, नेज आ जाएगा क्योंकि एंजाइम है ना इसलिए। शाबाश धनश्री। आज का लेक्चर बस करें, हमें एक्चुअली एक लेक्चर है इसलिए 2 o'clock को था, अभी लेट हो रहा है। शाबाश। तो कल हम 1 o'clock को ले रखे लेक्चर, ये 1 to 2। अभी ना कुछ प्रॉब्लम नहीं, कल 1 to 2, तो कल 2 लेसन हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू धनश्री। ओके हम लीव होते हैं, लेफ्ट होते हैं। हाँ 1 लेक्चर ऑफ 45 मिनट्स। नो मैम, अभिनव नो बोल रहा है, तो क्या करें फिर? चलेगा, कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। पहले भी नहीं ले सकते क्या? ठीक है, देखती हूँ, मैं अभिनव से बात करती हूँ इंडिविजुअल और फिर डिसाइड करते हैं। हाँ ओके बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।